10 साल का एक बालक अपनी दादी से 3 रुपए लेकर सुबह सुबह रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। उसे ट्रेन देखना था। स्टेशन में पता चलता है कि ट्रेन 30 घंटे लेट है। स्टेशन से सारे लोग जा चुके थे जो उस स्टेशन में ट्रेन देखने या उस ट्रेन में जो व्यक्ति आ रहा था उससे मिलने के लिए आए हुए थे। स्टेशन मास्टर ने उस छोटे से बालक को भी जाने को बोला, पर वह नहीं गया। काफी देर के बाद ट्रेन पहुंची और स्टेशन मास्टर ने उस बालक को गांधी जी से मिलवाया जो उस ट्रेन से उतरे थे। गांधी जी दान पेटी लिए हुए थे। गांधी जी ने कहा, ये पैसे इस दान पेटी में डाल दो। बालक ने कहा, क्यों? गांधी जी ने कहा था कि ये रुपए गरीब लोगों की मदद के लिए हैं। बालक ने पेटी में रुपए डाले और गांधी जी के हाथ से पेटी ले ली। उन्होंने कहा, मेरे गांव में बहुत गरीब हैं, मैं उनमें ये पैसे बांट दूंगा। कस्तूरबा गांधी ने मजाक में कहा, आज आपको बराबरी का कोई मिला। थोड़ी देर बाद बालक ने पेटी लौटाते हुए कहा, आप ही रख लीजिए क्योंकि आप सबसे ज्यादा गरीब हैं। दोस्तों, ये बालक थे रजनीश ओशो, जिसे भगवान रजनीश के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत ही नहीं दुनिया में अपनी अनोखी शिक्षा और धार्मिक पद्धति के लिए, अध्यात्म के लिए विश्व विख्यात हैं। ओशो ने कहा था, मैं मृत्यु से डरता हूँ, फिर भी यह मेरे लिए एक अविश्वसनीय आकर्षण है। ओशो एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसे अमेरिका सहित दुनिया के 21 देशों की सरकारें डर गई थी और उनको अपने यहाँ आने से रोक दिया था। फिर भी इस महान आत्मा की मृत्यु इतनी रहस्यमय तरीके से हुई कि उनकी मृत्यु के ऊपर हजारों सवाल उठने लगे और उनकी मृत्यु एक मिस्ट्री बन गई। आज हम इस वीडियो में उनकी मृत्यु के संबंध में जो तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे और इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लेखराज और आप देख रहे हो लेखराज आरके शो यूट्यूब चैनल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आचार्य रजनीश, जिसे दुनिया ओशो के नाम से जानती है, उनके भक्त, उनके पहचानने वाले उनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे आचार्य, भगवान, सेक्स गुरु, ओशो, भगवान रजनीश इत्यादि। 19 जनवरी 1990 की दोपहर को डॉक्टर गोकुल गोकानी पुणे में अपने घर पर आराम कर रहे थे। उसी समय ओशो इंटरनेशनल आश्रम से उनको एक फोन आता है और कहा जाता है कि वो अपने इमरजेंसी किट और लेटर पैड के साथ तुरंत ओशो आश्रम पहुंचे। उन्होंने पूछा कि क्या कोई गंभीर रूप से बीमार है या मर गया है, तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। डॉक्टर गोकुल गोकानी आश्रम तो जल्दी पहुंच गए, लेकिन उन्हें ओशो के पास जाने नहीं दिया गया। लगभग 3 घंटे तक उन्हें बाहर रोके रखा गया। डॉक्टर गोकुल गोकानी अपने इंटरव्यू में कहते हैं, मैं आश्रम की ओर भागा। 5 मिनट के बाद अमृतो उर्फ जॉन एड्यूस आए, मुझे गले लगाया और कहा, ओशो शरीर छोड़ रहे हैं। मेरी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, यह उन्हें विदाई देने का तरीका नहीं है। उन्होंने मुझसे साहस जुटाने और आश्रम में अपने कर्तव्य को जारी रखने के लिए कहा, जो मैंने किया। अब सवाल उठता है, यदि ओशो मर रहे थे तो अमृतो ने डॉक्टर गोकानी से उन्हें बचाने की कोशिश करने के लिए क्यों नहीं कहा? आश्रम में कई और डॉक्टर थे, उनसे सलाह क्यों नहीं ली गई? ओशो को अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? इन सवालों का अब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। डॉक्टर गोकानी ने अपने हलफनामे में लिखा है कि उन्हें 5 बजे ओशो के कमरे में जाने के लिए कहा गया था। अमृतो और जयेश ओशो के सबके पास ही कमरे में थे।
डॉक्टर गुकानी को आश्चर्य है कि अमृतो और जयेश ओशो के मरने का इंतजार क्यों कर रहे थे, जब आश्रम में पहले से ही इतने सारे डॉक्टर थे। तो डॉक्टर गुकानी को मृत्यु प्रमाण पत्र लिखने के लिए क्यों बुलाया गया? अमृतो ने कहा, उन्होंने अभी अभी अपना शरीर छोड़ा है और आपको उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लिखना होगा। मैंने उनके सटीक नाम और उनके शरीर पर जन्म चिन्हों की जांच करने के लिए उनका पासपोर्ट मंगाया। उनका शरीर अभी भी गर्म और मुलायम था, तो उन्होंने 1 घंटे के पहले ही अपना शरीर छोड़ा होगा। ओशो की सचिव नीलम को ओशो की मां को सूचित करने के लिए कहा गया। ओशो की मां आश्रम में ही थी। एबीपी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में नीलम ने बताया, जब मैंने उसे बताया कि ओशो ने शरीर छोड़ दिया तो उन्होंने कहा, नीलम, उन्होंने उसे मार डाला। मैंने उनसे कहा कि यह किसी पर आरोप लगाने का उचित समय नहीं है। अब सवाल उठता है कि जब ओशो दोपहर 1 बजे मर रहे थे तो उनकी मां को सूचित क्यों नहीं किया गया? उन्होंने सीधे तौर पर उन पर हत्या का आरोप क्यों लगाया? अमृतो और जयेश ने 21 सदस्य के इनर सर्कल को बताया कि ओशो चाहते थे कि उनके शरीर का तुरंत अंतिम संस्कार कर दिया जाए। दोनों ने सभी को दूर से ही दर्शन करने को कहा। इनर सर्कल के सदस्यों से ओशो की मृत्यु के बारे में बात करने से सख्ती से बचने के लिए कहा गया। एक संक्षिप्त सार्वजनिक घोषणा करने के बाद 1 घंटे के भीतर ओशो का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके शव का अंतिम संस्कार करने की समझ से परे जल्दबाजी को लेकर सवाल उठ रहे थे और अब भी उठ रहे हैं। डॉक्टर गोकुल गुकानी कहते हैं, उनके मुंह से थोड़ा सा खाना या उल्टी निकली थी और वह उनकी एक आस्तीन पर थी। ओशो के लिए खाना गिरना या उल्टी होना बहुत स्वाभाविक नहीं था, तो मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। डॉक्टर गुकानी का कहना है कि उन्होंने ओशो को अंतिम सांस लेते हुए नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अमृतो और जयेश से पूछा कि मृत्यु का कारण क्या था। उन्होंने पोस्टमार्टम से बचने के लिए उन्हें हृदय गति संबंधित कारण लिखने को कहा, अर्थात हार्ट अटैक। डॉक्टर गुकानी की माने तो ओशो की मौत का असली कारण अभी भी अज्ञात है। अगर ओशो को मरने से पहले उल्टी हुई तो क्यों हुई? डॉक्टर गुकानी ने इसके बारे में क्यों नहीं पूछा? दोस्तों, ओशो की मृत्यु के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनकी बारीकी से जांच की आवश्यकता है। पहला, ओशो की मृत्यु के समय उनसे जुड़ी असाधारण गोपनीयता। इसके बाद उनका शीघ्र अंतिम संस्कार किया गया और फिर उनकी मृत्यु का विस्तृत लगभग मिनट दर मिनट आधिकारिक विवरण सामने आया, जिससे अमृतो ने एक बयान के माध्यम से प्रस्तुत किया। ओशो ने स्वामी जयेश से पूछा और अपना सपना पूरा करने के लिए उन पर छोड़ दिया। उन्होंने आनंदों को अपना माध्यम निमित्त किया, जिसके माध्यम से वह मृत्यु के बाद संवाद करेंगे और कम्यून को मार्गदर्शन जारी करेंगे। उन्होंने अपनी समाधि को संगमरमर से सुशोभित करने के लिए विस्तृत निर्देश दिए। अपने जीवन की आखिरी बातचीत में अमृतो से यह सब कहने के अलावा ओशो अमेरिकन सरकार और ईसाई कट्टरपंथियों पर ओक्लाहोमा जेल में कैद के दौरान उन्हें धीमा जहर देने का आरोप लगाना नहीं भूले। उन्होंने आपातकालीन चिकित्सा सहायता के अमृतो के सुझाव को ठुकरा दिया और प्राकृतिक मृत्यु को प्राथमिकता दी। अंत में उन्होंने शीघ्र अंतिम संस्कार करने के लिए कहा। वे चाहते थे कि
उनके शरीर को 10 मिनट से अधिक समय तक बुद्ध हॉल में न रखा जाए। जब अमृतों को लगा कि उनकी नाड़ी तेजी से कम हो रही है तो उन्होंने मास्टर से कहा, ओशो मुझे लगता है कि यही है। और ओशो ने अपनी आंखें बंद कर ली और बहादुरी से मौत को गले लगा लिया। ओशो की मृत्यु के तुरंत बाद इनर सर्कल के अध्यक्ष के रूप में जयेश और उनके डिप्टी के रूप में अमृतों ने ओशो कम्यून और उनके ट्रस्टों और संपत्तियों पर पूरा नियंत्रण ले लिया। डॉक्टर गोकानी कहते हैं, उनके लिए यह स्वीकार करना कठिन था कि ओशो ऐसी कोई बात कह सकते थे। क्या एक प्रबुद्ध व्यक्ति जो हर किसी को उनके सपनों से बाहर निकाल रहा है, किसी से कह सकता है कि मैं तुम्हें अपना सपना छोड़ता हूँ? डॉक्टर गोकानी को इस दावे पर उसी दिन गंभीर संदेह हो गया था जिस दिन अमृतों ने बुद्ध हॉल में यह दावा किया था। यहाँ तक कि आनंदो, जो अन्य सभी सन्यासियों के बीच जयेश और अमृतों के सबसे करीबी था, को भी अंधेरे में रखा गया। उन्हें बाद में बताया गया कि ओशो ने अपने अंतिम क्षणों में उन्हें याद किया था, लेकिन उनके स्वयं की स्वीकारोक्ति के अनुसार उन्हें उनसे मिलने के लिए नहीं। अब एक सवाल और उठता है, क्या रजनीश ओशो की मृत्यु उनकी प्रॉपर्टी के कारण हुई थी या धीमा जहर के कारण? इस पर योगेश ठक्कर, जो कि याचिका करता है, ओशो फ्रेंड्स फाउंडेशन से संबंध रखते हैं। वे कहते हैं कि अकेले पुणे में संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। मुझे भारत के बाहर संपत्ति के विवरण की जानकारी नहीं है। बौद्धिक संपदा अधिकार उन्हें हर साल 100 करोड़ रुपए से अधिक देते हैं। जब मैंने उसे वसीयत के बारे में पूछा तो उन्होंने मेरे पूरे आश्रम में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने यूरोप में 20 कंपनियां स्थापित की हैं और अब तक 800 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। योगेश ठक्कर ने अपने हलफनामे में दावा किया है कि 1989 की वसीयत की जानकारी आश्रम में किसी को नहीं थी। इसे अमेरिका में 2013 के एक अदालती मामले में पेश नहीं किया गया था। उनका दावा है कि यह 2013 के बाद अचानक यूरोपीय अदालत के एक मामले में सामने आया। ठक्कर का आरोप है कि वसीयत ओशो की मृत्यु के बाद और तभी तैयार की गई थी जब बौद्धिक संपदा अधिकारों पर सवाल उठ रहे थे। वसीयत में वह सब कुछ छोड़ दिया गया जो ओशो का था, ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के ट्रस्टी जयेश के पास। ठक्कर ने नकली वसीयत नई दिल्ली, जर्मनी और इटली के दस्तावेज एक्सपर्टों को भेजी है, जिन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वसीयत पर ओशो के हस्ताक्षर फोटोकॉपी हैं। ठक्कर ने उन्हें वह किताब दिखाई जिसमें कथित तौर पर हस्ताक्षर की नकल की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक ही व्यक्ति के 2 हस्ताक्षर कभी भी बिल्कुल मेल नहीं खाते, फिर भी वसीयत पर लिखा हस्ताक्षर किताब से बिल्कुल मेल खाता है। दोस्तों, यह मामला अभी भी बॉम्बे हाई कोर्ट में निलंबित है। दोस्तों, अभी तक ओशो की यह डेथ मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई है और मामला अभी भी कोर्ट में लटका हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।